हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स पार्ट 1। आज हम करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स पार्ट 2। तो आज हम करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 9। सेक्शन 9 कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। इस सेक्शन को हम 3 हेडिंग्स के अंडर करेंगे। तो पहली हेडिंग रहेगी सेक्शन 9, सेकेंड हेडिंग रहेगी कीवर्ड्स। एक इसी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम समझेंगे, और थर्ड हेडिंग रहेगी प्रिजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बात करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। द कोर्ट्स शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अगर हम सेक्शन की ओपनिंग लाइन्स को ध्यान से देखें या पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि यह सेक्शन एक डेक्लारेटरी सेक्शन है। द कोर्ट्स शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो यह जो सेक्शन की लैंग्वेज है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्टली ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट के फेवर में ही रहेगी। कोर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ lie on the party who asserts that the civil court's jurisdiction is ousted. Burden of proof उस पार्टी पे रहेगा जो यह बोल रही है कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि जो हमारा ये सेक्शन है ये एक डेक्लारेटरी सेक्शन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, and the person who is asserting that civil court does not have jurisdiction must prove his assertions. But next part हमारा सेक्शन का बात करता है accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. अब कोर्ट के पास हर तरह का सिविल सूट ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन है सिवाय सूट्स के जिनका ट्रायल एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार किया गया है। तो जहाँ पर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार होगी वहाँ पर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। ठीक है, चाहे वह बार सीपीसी में हो या फिर और इनेक्टमेंट्स में। अदरवाइज कोर्ट्स शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो अगर हम सेक्शन की लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, और अगर हमने उन्हें समझ लिया तो ये सेक्शन पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट कीवर्ड है हमारा सूट ऑफ सिविल नेचर, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेसली बार्ड, और थर्ड है हमारा इम्प्लाइडली बार्ड। तो गाइस हमारा फर्स्ट कीवर्ड है सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर where private rights and obligations of individuals are involved. सूट ऑफ सिविल नेचर वह सूट माने जाएंगे जहां पर इंडिविजुअल्स के प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व होंगे। सिविल वर्ड को कोड में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट परटेन्स टू द प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ सिटीजन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्रिमिनल, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स। तो इस डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के सिर्फ प्राइवेट राइट्स या ऑब्लिगेशंस ही ऑफ सिविल नेचर में फॉल करेंगे। इंडिविजुअल्स के किसी भी तरह के क्रिमिनल, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स को इस एक्सप्रेशन के अंडर कवर नहीं किया गया है। सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अब यहाँ पे हम 2 तरह के सूट्स ऑफ सिविल नेचर को डिस्कस करेंगे। First one is purely civil in nature and second one is suits in which social and religious issues are involved. यहाँ पर आपकी explanation 1 अगर आप रीड करेंगे वो पिक्चर में आ जाती है। फर्स्ट हम शुरू करते हैं purely civil in nature where only one issue which is infringement of legal right. अब इस सूट में सिर्फ एक इशू है जो है infringement of legal right. अब इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये दिस सूट इज़ प्योरली अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यहाँ पर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि कोर्ट इस सूट को एंटरटेन करे। लेकिन नेक्स्ट है हमारा
where main issue is civil in nature but dependent upon the subsidiary question relating to the religious rites and ceremonies. सूट में जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है उसे डिसाइड करने से पहले कोर्ट को रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिसाइड करना होगा, तभी कोर्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन को डिसाइड कर सकता है। तो क्या इस सिचुएशन में यह सूट भी सूट ऑफ सिविल नेचर के एक्सप्रेशन में आएगा? जी हाँ, यह सूट भी सूट ऑफ सिविल नेचर में ही फॉल करेगा। और आपकी एक्सप्लेनेशन 1 जो है यही बात करती है। इसके साथ साथ ही शारदा कुमार वर्सेस गजानंद AIR 1942 इलाहाबाद 320 इस केस में कहा गया है where the principal question is of civil nature cannot be determined without deciding the caste question or questions relating to religious rites and ceremonies, the court has the jurisdiction to decide the caste question first to decide the principal question. तो यह सूट डिसाइड करने के लिए भी कोर्ट के पास jurisdiction रहेगा। सेकेंड कीवर्ड है एक्सप्रेसली बार्ड। सूट इज सेड टू बी एक्सप्रेसली बार्ड व्हेन इट इज़ बार्ड बाय एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो किसी पर्टिकुलर इनेक्टमेंट के अंदर जब ये बार मेंशन की गई है एक्सप्रेसली, तो वहाँ पे भी सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी उस डिस्प्यूट को एंटरटेन करने की। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। अब देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि अगर इन मैटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाना है। तो उन मैटर्स को लेके आप सिविल कोर्ट्स नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सप्रेसली बार्ड बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, तो ये एक एक्सप्रेस बार मानी जाएगी। सेम इसी तरह से इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई मामला है तो भी आप सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, आप इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जाएंगे। सिविल कोर्ट के यहाँ पे भी ज्यूरिसडिक्शन एक्सप्रेसली बार्ड है। सेम इसी तरह है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल, इन केसेस में भी आप इसी ट्राइब्यूनल में जाएंगे। सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एक्सप्रेसली इन इनेक्टमेंट्स के थ्रू बार की गई है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कीवर्ड इम्प्लाइडली बार्ड। सूट इज सेड टू बी इम्प्लाइडली बार्ड इन 3 वेज। सूट्स को 3 तरह से इम्प्लाइडली बार किया जा सकता है। फर्स्ट, व्हेन स्टैट्यूट प्रोवाइड्स ए स्पेशल रेमेडी टू एन अग्रीव पार्टी। जब स्टैट्यूट जो है कोई स्पेशल रेमेडी दे देती है किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट स्कीम ऑफ अपील एंड रिवीजन। तो द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये स्टैट्यूट अपने आप में खुद में आपको कंप्लीट रेमेडी दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपील का भी प्रोविज़न है और रिवीजन का भी प्रोविज़न है। तो यहाँ पे भी इट्स वेरी ऑब्वियस ये स्टैट्यूट आपको कंप्लीट रेमेडी दे रहा है। आप सिविल कोर्ट क्यों जाएंगे? इस तरह से तो मैटर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड बार आ गई सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे। सेकेंड आ गई बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अब जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड थर्ड इज बार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब ये एक इम्प्लाइड बार है सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पर। अब जैसे बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, एग्जाम्पल एक्ट ऑफ अ स्टेट एट द टाइम ऑफ वॉर। अब स्टेट, कोई भी स्टेट यहाँ पे हम अगर इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो कंट्री को लिया जा रहा है। तो स्टेट जब अपनी सॉवरेन कैपेसिटी में एट द टाइम ऑफ वॉर दूसरे एनिमी कंट्रीज़ के साथ जो करती है, सिविल कोर्ट तो नहीं जा सकते ना, तो ये इम्प्लाइड बार है। नेक्स्ट आ गया आपका बार्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल सूट फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको इन्फोर्स करवाने के लिए हम सिविल कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोलता है कि मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा तो सी का मर्डर करते, और बी सी का मर्डर कर देता है। अब ए जो है वो पैसे देने से मना कर रहा है। अब बी जो है वो ए के अगेंस्ट कोर्ट में जा रहा है कि हाँ मैंने मर्डर कर दिया है सी का, और अब ए मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो दीज टाइप ऑफ केसेस आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो ये भी इम्प्लाइड बार माना जाता है।
सेम इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफ राइट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट हिट बाय सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेसली बार्ड, ये आ गया आपका इम्प्लाइडली बार्ड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एंड द लास्ट हेडिंग प्रिजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि और यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ आपके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।